हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 11 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो बड़ी खबरें हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। बाजार दर्पण की अगर हम बात करें तो देखिएगा, इसमें शेयर बाजार जो है उसको देखेंगे तो सेंसेक्स जो है घटकर 78,542 पॉइंट पर पहुंच चुका है। जबकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी घटकर जो है 24,583 पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो ये शेयर बाजार था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की। तो गोल्ड और सिल्वर में देखें तो गोल्ड यानी सोना जो है बढ़कर 1,53,340 रुपये पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम बात करें चांदी यानी सिल्वर की तो 2,37,840 रुपये पर जो है ये पहुंच चुकी है। आगे बात करेंगे और बढ़ेंगे। देखिएगा इसमें डॉलर और क्रूड ऑयल की। तो डॉलर की अगर हम बात करें तो देखिएगा अमेरिकी डॉलर जो है बढ़कर 95.4 रुपये पर पहुंच चुका है। जबकि अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल जो है घटकर $82 प्रति बैरल के हिसाब से पहुंच चुका है। तो ये थी बाजार दर्पण की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो और बड़ी खबरें हैं उन पर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा गहरे समुद्र मिशन यानी डीप ओशन मिशन और समुद्रयान परीक्षण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT के सहयोग से गहरे समुद्र मिशन के अंतर्गत मत्स्य 6000 मानवयुक्त पनडुब्बी के यानी सबमरीन के जो है अंतिम चरण का गहन जो है समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंद महासागर बेसिन में 6000 मीटर की गहराई तक 3 शोधकर्ताओं को सुरक्षित भेजकर पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं यानी निकेल, तांबा, कोबाल्ट और मैग्नीज वगैरह, उनका जो है क्या करना है, अन्वेषण करना है ना। यह पहल जो है भारत की ब्लू इकोनॉमी नीति को सुदृढ़ करने, दुर्लभ समुद्री खनिजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और साथ ही साथ महासागरीय पारिस्थितिकी और जैव विविधता के सतत अध्ययन का जो है क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो है किस प्रकार से इसमें कार्य करेंगे, कैसे जैसे जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं जैसे निकल, तांबा, कोबाल्ट वगैरह, इनका अन्वेषण करना है और साथ ही साथ जो है ब्लू इकोनॉमी को जो है बढ़ावा देना है, उसको सुदृढ़ करना है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर जो ब्लू इकोनॉमी है उसकी और भारत डीप ओशियन मिशन क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, भारत का डीप ओशियन मिशन की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक जो है खोजबीन करना है, यानी इसका जो है क्या करेंगे, हम अन्वेषण करेंगे, है ना। कार्यान्वयन कौन कर रहा है इसका, यदि इसका जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर रहा है और लागत जो है लगभग 5 वर्षों में जो है 4077 करोड़ के आसपास जो है इसकी लागत होगी, है ना। इसके मिशन का और प्रमुख उद्देश्य क्या है, गहरे समुद्र में खनन तकनीक और सबमर्सिबल विकसित करना है और साथ ही साथ समुद्री जलवायु परिवर्तन परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। गहरे समुद्र की जैव विविधता है उसके संश्लेषण नवाचार लाना है और साथ ही साथ हाइड्रोथर्मल खनिजीकरण का सर्वेक्षण करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो है फैक्ट हैं और साथ ही साथ देखेंगे इसका भारत जो है इसका महत्व है बात करते हैं। तो नया भारत 2030 के अंतर्गत जो है नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के उद्देश्यों का जो है समर्थन करता है। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब यह है जो समुद्र से हमारी जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे मान के चलिए मत्स्य है या फिर आपके वो जो सी फूड वगैरह होते हैं या फिर इस तरह से जो खनिज हैं, तो उनको जो है बढ़ावा देने के साथ उनको क्या किया जाता है, उनकी अर्थव्यवस्था यानी उसका जो कह सकते हैं उसका जो व्यापार है और उससे संबंधित जो कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है, उसी को हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, है ना। तो वही चीज़ होती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर समुद्रयान मिशन। तो देखिएगा, समुद्रयान मिशन जो है इसकी हम बात करें तो इसकी जो क्या क्या है, देखिएगा 2021 में ये लॉन्च किया गया था और समुद्रयान भारत का जो है प्रमुख डीप ओशियन मिशन है, ये देखिएगा, है ना। तो इसकी जो है इसमें मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर तो गहराई तक जो है पहुँचने के लिए एक मानवयुक्त अभियान शामिल है। इस मिशन में अत्याधुनिक गहरे समुद्र में जाने वाली जो है पनडुब्बी मत्स्य 6000 का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एक पनडुब्बी है जो कि जाकर जो है लगभग 6000 मीटर तक जो है इसका अध्ययन करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये हमने देखी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है अगली न्यूज़। डिजिटल डेटा संरक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI होती है, तो उसका नियामक ढांचा क्या है, उसको इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी DPDP एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही जो है AI जनरेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो है डीप फेक
तकनीकों से निपटने के लिए जो है एकीकृत निर्देश जारी किए हैं, है ना। यानी ये उसको क्या किया है, यूनिफाइड जो है गाइडलाइंस जारी की हैं। और उसकी बात करें क्या क्या है इसमें देखेंगे। नए ढांचे के तहत जो है AI संचालित प्लेटफॉर्म के लिए डाटा गोपनीयता, एल्गोरिदम पारदर्शिता और साथ ही साथ जो है सहमति आधारित जो है प्रसंस्करण यानी कंसेंट बेस्ड जो है प्रोसेसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। यह ढांचा उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के साथ ही साथ क्या करेगा, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन करेगा, यानी उसको जो है मान के चलिए इसको क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा, है ना। यह विनियमन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डेटा समृद्धता यानी जो डेटा सॉवरेनिटी होती है उसको सुनिश्चित करने में जो है अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से जो है ये बात की गई है डेटा संरक्षण के संदर्भ में जो कानून है उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं और AI जनरेटेड जो कंटेंट है उसको जो है यहाँ पर उस साथ में जोड़ने के साथ साथ क्या है डीप फेक तकनीकों से जो निपटने के लिए इसका एक गाइडलाइन जारी की गई हैं, है ना। तो ये है बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा क्या कह रहे हैं पीयूष गोयल जी, इनको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम का मसौदा जारी कर लिया गया है। इसकी अगर हम बात करें सार्वजनिक परामर्श के लिए जो है प्रकाशित किया गया मसौदा, और मसौदे में अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रावधान नहीं है ना। कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म डेटा के लिए जिम्मेदार। तो ये चीज़ें हैं। इसमें अगर हम बात करें मुख्य जो है क्या क्या सिद्धांत इसमें देखते हैं, यानी कि जो हमारा DPDP नियम 2025 है उसके क्या क्या मुख्य सिद्धांत है उसको देखते हैं। नोटिस की आवश्यकता, डेटा फिड्यूशियरी यानी डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को निर्धारित करने वाली इकाई को डेटा उपयोगकर्ता को स्पष्ट और व्यापक नोटिस प्रदान करना अनिवार्य है ना। ये एक मान के चलिए इसको नोटिस देना होगा कि किस प्रकार से जो है ये आप कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है व्यक्तिगत डेटा की चोरी की सूचना, अगर मान के चलिए डेटा फिड्यूशियरी को जो है प्रभावित डेटा उपयोगकर्ता और बोर्ड को जो है डेटा की चोरी की सूचना देनी होगी, है ना। और साथ ही साथ क्या है, व्यक्तिगत डेटा को हटाना, यदि डेटा उपयोगकर्ता निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर डेटा प्रोड्यूसर से संपर्क नहीं करता है तो उन्हें व्यक्तिगत डेटा जो है उसको हटाना होगा। तो ये कुछ दिशा निर्देश हैं। और साथ ही साथ देखिएगा सीमा पार डेटा स्थानांतरण, यानी अगर आउट ऑफ कंट्री जो है इसका डेटा का जो मतलब ट्रांसफ़र होता है उसका क्या होता है, देखिएगा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने पर ही भारत के बाहर जो है व्यक्तिगत डाटा का स्थानांतरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, नियम हैं जो है DPDP नियम 2025 में दिए गए हैं, गाइडलाइन इसमें बनाई गई है ना। तो ये व्यक्तिगत, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा व्यक्तिगत डाटा है, जो पर्सनल डाटा होता है उसका जो है अगर मान के चलिए इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो उसका जो है कई तरीके से जो है दुष्प्रभाव हो सकता है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लोकल करेंसी सेटलमेंट तंत्र क्या है उसके बारे में चर्चा की गई यहाँ पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मित्र राष्ट्रों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो है द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के स्थान पर स्थानीय मुद्राओं जैसे रुपया, पार्टनर देशों की मुद्रा में सीधे व्यापार निपटान हेतु जो है स्थानीय मुद्रा निपटान यानी LCS, है ना, लोकल करेंसी सेटलमेंट का दायरा जो है तंत्र का दायरा और विस्तारित कर दिया है। इस तंत्र के तहत जो है विशेष बायस्टो खातों यानी बोस्टो जो अकाउंट्स होते हैं उनका उपयोग करके जो है डॉलर विनियमन जोखिमों को कम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है यह पहल भारत के चालू खाता घाटा यानी कैट के जो जोखिम है उनको घटाएगा, और साथ ही साथ जो है रुपये की जो अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और इसके साथ ही साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो है वित्तीय लचीलापन और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में यह है एक मील का पत्थर साबित हो रही है। तो हमारी अगर मान के चलिए इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण जो अगर लोकल करेंसी का होता है तो उससे बेहतर मतलब परिणाम निकल के आ सकते हैं। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अगर मान के चलिए अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार की बात करते हैं तो उस पर जो है डॉलर का जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो डॉलर का ही है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं हमारे देश के ले लो या किसी भी देश के संदर्भ में देख सकते हैं आप, तो जो है जो डॉलर है, डॉलर करेंसी ऐसी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है अपना जो है पैठ बनाए हुए है। तो यहाँ पर एक मतलब निर्णय लिया गया है कि अगर जो है लोकल करेंसी को जो है उसको तंत्र को मजबूत किया जाए कि अगर व्यापार जो है लोकल करेंसी में हो जाए तो उससे मतलब क्या होगा, उससे जो है जो डॉलर की हमारे कह सकते हैं मतलब जो निर्भरता है ना, डिपेंडेंसी, वो हमारी जो है क्या हो जाएगी, थोड़ी कम होगी, है ना। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये कार्य किया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है तंत्र को। आगे हम बात करेंगे, देखिएगा रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अगर हम बात करें अपने भारतीय संदर्भ में तो देखते हैं किस तरह से क्या है उसको देखेंगे, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा
अर्थ की अगर बात करते हैं क्या होता है इसका, सीमा पार हस्तांतरण में भारतीय रुपये में उपयोग में वृद्धि करना। यानी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो जो रुपये का व्यापार है अगर वो बढ़ जाए तो और अच्छा है, तो उसको हम कहते हैं सीमा पार हस्तांतरण में भारतीय रुपये का उपयोग में वृद्धि करना होता है। इसमें शामिल क्या क्या है, आयात और निर्यात के लिए रुपये का उपयोग होगा और चालू और पूंजी खाते का जो है हस्तांतरण के लिए रुपये का उपयोग होना। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हम बात करें इसके जो है RBI द्वारा बहुत सारे जो प्रयास किए गए हैं, अगर इसकी पहले बात करें इसकी जो है आवश्यकता क्यों है देखते हैं। क्योंकि अमेरिका द्वारा जो है अमेरिकी डॉलर का हथियारीकरण प्रतिबंधों के लिए है ना, क्योंकि अमेरिका जो है डॉलर पर मतलब अपना जो है कुछ चीज़ें ऐसी कर देता है, जो है उस पर प्रतिबंध भी लगा देता है। डी डॉलराइजेशन की लहर भी है, चीनी मुद्रा और रोमन का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसके साथ ही साथ देखेंगे आप जो है चीनी मुद्रा जो रोमन भी है उसका भी यह अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में कारोबार में जो है भारत की न्यूनतम साझेदारी जो है लगभग 1.7% है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर भारत के संदर्भ में तो RBI की क्या क्या प्रयास है उसको देखेंगे। सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा जो है विदेशी व्यापार नीति 2023 में प्रमुख घटक रही है और 18 देशों के साथ जो है रुपये में व्यापार समझौते तंत्र के जो है प्रस्तुत किया गया। इन देशों के बैंकों को विशेष वोस्ट्रो रुपये खाते यानी खोलने की जो है अनुमति दी गई थी और भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर जो है 2022 में जो है ये परिपत्र यानी सर्कुलर जारी किया गया है ना। भारतीय रुपये में बाह्य वाणिज्यिक उधार को सक्षम बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट जो है इसका RBI के प्रयास रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है हमारे जो रुपया है उसका जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके, है ना। तो ये है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की क्या है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और हरित उर्वरक पहल, इसके बारे में देखते हैं क्या है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है कृषि क्षेत्र के लिए हरित अमोनिया और हरित उर्वरक के व्यावसायिक उपयोग हेतु जो है नई नीतिगत रूपरेखा जारी की गई है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है और लक्ष्य क्या है देखते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग में आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को कम करना और कार्बन जो है पदचिह्न यानी कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको घटाना है। यानी ये इसका जो उद्देश्य क्या है, अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और इसके तहत जो है हम कह सकते हैं जो हरित उर्वरक पहल है, तो उसका हम कह सकते हैं कि हमारे संदर्भ में देखें तो रासायनिक उर्वरक जो है उद्योग में आयातित प्राकृतिक गैस को जो है निर्भरता को कम करना है और साथ ही साथ जो है कार्बन की जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको घटाना है। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए प्रोत्साहन योजनाओं से उत्पादन लागत में कमी आएगी। जैसे कि हम जानते हैं अगर इस तरह से कार्य करते हैं तो हमारे जो है इसमें उत्पादन में कमी आएगी, है ना। और यह कदम जो है भारत की कृषि प्रणालियों को जो है टिकाऊ बनाने, सतत ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने और साथ ही साथ जो है 2070 तक जो है नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का जो हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जैसे कि हमारे जो लक्ष्य है क्या है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना जो है हमारा लक्ष्य है ना, एनर्जी के संबंध में। आगे हम बात करेंगे, देखिएगा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है। इसकी अगर हम नोडल एजेंसी की बात करें तो कौन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसकी अगर हम बात करें इससे घटक क्या हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक क्रियाकलाप है ना, और रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी और अनुसंधान और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो इसका जो है ये क्या है, इसके घटक हैं। अगर इसकी हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा उद्योग और मोबिलिटी क्षेत्र में जो है डिकार्बोनेशन यानी कार्बन मुक्त करना और साथ ही साथ जो है स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करना और GS2 यानी और इसके जो है व्युत्पन्न के लिए निर्यात के अवसर सृजित करना है। अगर हम बात करें वर्ष 2030 तक क्या अपेक्षित परिणाम है इसमें देखते हैं तो प्रतिवर्ष कम से कम जो है 5 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन जो है हाइड्रोजन का जो हरित हाइड्रोजन है उसका उत्पादन करना है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की बचत हो जाएगी। 6 लाख से अधिक जो है रोजगार के जो है इसमें यहाँ पर क्या करना है, सृजित करना है और साथ ही साथ जो है वार्षिक CO2 जो है उत्सर्जन में लगभग 50 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन की जो है कमी करना है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। तो हरी खाद को अपनाएं, जैसे कि इसमें दिया गया। देखिए क्या है, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम अपनी जो है जो उर्वरक है उसके स्थान पर अगर हम हरी खाद को अपनाते हैं तो बेहतर होता है। तो हरी खाद के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे ढैंचा है या आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें जो है जो उड़द होते हैं या फिर आपकी जो है मतलब इस तरह से जो मूंग होती है उसकी जो फसल होती है कच्ची फसल, ढैंचा, ये सब। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो आलू की जो कच्ची फसल जो पत्ते रहते हैं उसको हम हरी खाद के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो हरी खाद को मिट्टी की क्या करती है, उर्वरता बढ़ाती है और साथ ही साथ जो है उसकी जो फसल है उसको भरपूर जो है पोषण देती है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके बारे में क्या है खबर देखते हैं।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी 2.0 के अगले चरण की घोषणा की है। इसके तहत जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यानी फैब जो है एडवांस पैकेजिंग और फैबलेस डिजाइन इकोसिस्टम को वित्तीय सहायता और रियायतें दी जा रही हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण यानी चाइना प्लस वन रणनीति के दौर में जो है भारत वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। यह योजना क्या कर रही है? यह योजना भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आत्मनिर्भरता को बढ़ाने, उच्च कुशलता रोजगार सृजित करने और साथ ही साथ जो है रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चिप्स की आपूर्ति जो है सुनिश्चित करने में अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगी। तो ये हमारा जो वैश्विक सेमीकंडक्टर अगर आपूर्ति की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, तो जो हमारे हम देश बाहर देशों से जो मंगाते हैं उसकी आपूर्ति करते हैं, तो उसके संदर्भ में जो है हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, इसके जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं भारत में सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2.0, इसका क्या है, कब क्या किया गया था? देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई थी, जिसके लिए है वर्ष इसमें वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया था खर्च करने का, है ना। ये नंबर दूसरी बात क्या है, इसका प्रमुख यानी उसका जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सेमीकंडक्टर क्षमताओं को और गहरा करना और साथ ही साथ जो है भारत को एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना है। तो ये है। इसके साथ ही साथ और क्या है, मिशन 2.0 के तहत जो है सेमीकंडक्टर उपकरण सामग्री उत्पादन और भारतीय सेमीकंडक्टर जो बौद्धिक संपदा है यानी आईपी को डिजाइन करने का विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ और क्या होगा इसमें, यह मिशन जो है घरेलू और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्तियों को और अधिक जो है मजबूत करने पर केंद्रित करेगा। तो इस तरह से जो है कुछ इस तरह से हमने पॉइंट देखे थे। अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी जो लक्ष्य है 2029 तक भारत अपनी घरेलू जो ज़रूरतों को लगभग 70 से 75% जो है चिप्स खुद डिजाइन कर लेगा और निर्यात करने की क्षमता है उसको हासिल कर लेगा। इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई थी, पता नहीं क्या क्या खुल गया यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो ये हमने बात की यहाँ पर जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन है उसकी। तो आज के लिए बस मैं यहाँ पर रोकूँगा, और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है ना। तो जाने से पहले एक बार से फिर आपसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है हमारी जो इसका जो नोटिफिकेशन है उसकी वाली जो घंटी होती है ना उसको भी जो है प्रेस करें, ताकि जो है आपकी जो पास खबरें हैं वो सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।